हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 18 नवंबर का करंटली का एपिसोड है। टोटल 7 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट 5 द हिंदू से हैं, बाकी के जो 2 हैं वो द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज डिस्कशन, दो चीज़ें कहनी है। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट मैप। मैप को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था कि हम इस तरह से एक मॉड्यूल आपके लिए जो है डेवलप कर रहे हैं, जिसमें जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं PYQs, उससे आपको जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। बट प्रैक्टिस से पहले इन हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स पे उसमें आपके लिए नोट्स प्रिपरेशन भी हो जाए साथ साथ। उसके लिए मैं ये PDF आपको ग्रुप पे, जो हमारा 2026 का डेडिकेटेड ग्रुप है, जो कि इस वीडियो के लिंक के सेकेंड लिंक पे क्लिक करने पर आप डायरेक्टली उस ग्रुप से जुड़ सकते हो। और इन केस मतलब कि ये आप PDF आपको मिल जाएगा। और होता है बहुत सारे बच्चे ना ब्लैंक मैप रखते हैं, तो वो भी इन नोट्स को साथ साथ ही बना सकते हैं इस इन हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे। फाइन। एंड इन केस आपने बना रखी है तो उसमें वैल्यू एडिशन करके मैप भेज देना, मतलब पिक क्लिक करके भेज देना, मैं इमेज अलाउ कर दूंगा। और TDF तो है ही। TDF में क्या है, गवर्नेंस से सेकेंड जो सब्जेक्ट होगा, GS2 का पहला सब्जेक्ट हमने पॉलिटी कवर कर लिया है। GS2 का जो है गवर्नेंस 1 या 2 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। रीज़न बिंग कि टाइम जा रहा है ये मैप वाले में, क्योंकि मैं आपको एक इस तरह का कंटेंट देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और यूज़फुल रहेगा साथ साथ। प्लस बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैप को लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट 10-15 डेज में। एंड एज यू नो कि मैप क्या है, फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। अगर आप उसको अभी से प्रिपेयर करके नहीं रखोगे, अभी से आप नोट्स बना के नहीं रखोगे और PYQs पे प्रैक्टिस करके नहीं रखोगे, तो आपको याद नहीं रहना है। ठीक है, तो मेरा ये काम है कि आपको ये प्रिपेयर करा देना। फर्स्ट थिंग, नोट्स साथ साथ बन जाएगा और PYQ भी प्रैक्टिस हो जाएगा और इन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है। एंड TDF गवर्नेंस पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब विद इन कल अगर मैंने मैप का इंट्रोड्यूस कर दिया पहला टॉपिक, एंड सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए। आप लोग भी वेट करना, आई मीन वेट तो करोगे ही। तो देखते हैं। एंड फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। रीज़न बिंग कि इकोनॉमिक्स पे जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सत्यम सर ऑलरेडी PYQs करवा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर कि तब फिर सत्यम सर के बाद जब मतलब कि ये मैप खत्म होगा ना, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, तो एक गैप रहेगा तो और बेटर रहेगा। फाइन। एंड TDF का तो बता ही दिया। फाइन। सो टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। पहले दो आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए। फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया में क्या हुआ, टैंकर से जो इंडियन पिलग्रिम्स हैं, उन मतलब बस थी एक जो ट्रैवल करी थी मदीना की तरफ। तो बस जो है टैंकर से टकराती है and उसमें आग लग जाती है और 45 इंडियंस की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज शेख हसीना से रिलेटेड है। शेख हसीना और उनके जो होम मिनिस्टर रहे जब वो सरकार में थी, अब तो वो है नहीं, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। 2024 के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों को पता है। तो शेख हसीना और उनके जो होम मिनिस्टर है उनके ऊपर डेथ सेंटेंस लगाया गया है 2024 में जो स्टूडेंट्स पे क्रैकडाउन हुआ था उसी बेसिस पे। एंड लगाया है दिस वन, द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश की है, उसने लगाया है, फांसी का सजा दिया है इन दोनों को। अब इस आर्टिकल में हमें बस जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसका जो रिपरकशंस होगा, कैसे और चीज़ें डेवलप होगी और इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे चीज़ें डेवलप होने वाली है, उस पर बहुत सारे हमारे पास एडिटर्स जो है ना, मतलब ऑथर जो है एडिटोरियल्स में अभी पब्लिश करेंगे। एक और चीज़ इस आर्टिकल से रिलेटेड है कि अब इंडिया के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो शेख हसीना जो इंडिया में रह रही है उनको बांग्लादेश सौंपा जाए। पर मैंने ये क्यों कहा प्रेशर बनेगा, रीज़न बिंग कि इंडिया ने ट्रीटी साइन की है विद द बांग्लादेश, कि वो इस तरह से प्रत्यार्पण होता है ना, हमारे हम भी कोशिश करते हैं, मेहुल चोकसी या ललित मोदी ऐसे लोग हैं ना जो इंडिया से भाग गए हैं। ओके, सो इसी तरीके से हमने ट्रीटी साइन की। अब मुझे इसमें यह बताना कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, रोग स्टेट नहीं है। तो इंडिया जो कमिट करता है उसको वो डिलीवर करता है, बट उसी ट्रीटी में ऐसा प्रोविजन है कि वो मना भी कर सकता है। सो लेट अस सी क्या होता है आगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चलते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला होगा पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से
प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बेसिक रिवीजन भी करवा दूंगा मैं जोनल काउंसिल के बारे में। सेकेंड आर्टिकल जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन से अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका रिलेशन से कैसे हम उसे बेटर बना सकते हैं, क्या मतलब कितना हम अभी तक हमारी पार्टनरशिप किस लेवल पे है। फाइन। सैयद जो अकबरुद्दीन है आप इनको जानते होंगे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है, तो इनके पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे। फाइन। देन जो है ट्रेड डेफिसिट जो है अक्टूबर 2025 में इंडिया का बढ़ गया एज कंपेयर टू 2024 अक्टूबर। अब इसका रीज़न क्या है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जो स्पेसीज इन न्यूज़ होता है रीसस मका, ठीक है, ये न्यूज़ में है, इसके बारे में हम देखेंगे। फाइन। फिर उसके बाद वी हैव दी सिक्स्थ आर्टिकल दैट इज सेंटिनल 6V, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा ने मिलकर भेजा है, इसके बारे में देखेंगे। जो स्पेस मिशंस होते हैं न्यूज़ में रहते हैं, एंड ऑल्सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, PYQ प्रीलिम्स में आप अगर देखोगे तो पूछा जाता है। फाइन। तो फर्स्ट आर्टिकल जोनल काउंसिल से है। आपको पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि ये है, या यू नो कि टोटल 5+1 जोनल काउंसिल हैं। बता देता हूँ अच्छे से। देखो, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एक समय पे हुआ था, ठीक है, बट दोनों अलग हैं। और जोनल काउंसिल जो है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से आया। शुरू में टोटल 5 काउंसिल्स बनाए गए, ठीक है, रीजन वाइज। जैसे क्या होता है, इंडिया को हम ऐसे डिवाइड करते हैं। फाइन। सो नॉर्थ में नॉर्थ के स्टेट्स या यूटीज। फाइन। देन ईस्ट में जो इतने स्टेट्स हैं उनके यूटीज, साथ साथ जो यूटीज अगर हैं तो वो। देन साउथ में वही स्टेट्स एंड यूटीज, एंड देन वेस्ट में, एंड देन सेंट्रल। तो 5 ऐसे काउंसिल बने थे बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसके बाद एक और काउंसिल जो है बना था, दैट इज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इन 1971। ये भी एक पार्लियामेंट्री एक्ट से आया था, तो ये 6th काउंसिल हो गया हियर, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ठीक है, बेसिक समझ आ गया। अब मुझे ये समझाना है कि इसका जो चेयरपर्सन होता है ना, वो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं सारे काउंसिल्स के। एंड जो वाइस चेयरमैन होता है वो रोटेशनल होता है, फर्स्ट थिंग। एंड जो जैसे मेंबर्स होते हैं ना हर काउंसिल में, स्टेट के CM, तो वो रोटेशनल बेसिस पे बनते हैं। बेसिक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जोनल काउंसिल, बट इंटर स्टेट काउंसिल मेंशनड है। आप लोग बताओ कि किस आर्टिकल के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल जो है मेंशनड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जोनल काउंसिल का फंक्शन क्या है, तो जो इश्यूज हैं बिटवीन स्टेट्स, मेजर जो इश्यूज होते हैं वाटर के रिगार्डिंग या और कोई इशू है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें साथ में मिलकर बैठते हैं। हेड जो है हमारे होम मिनिस्टर करते हैं उस काउंसिल को, और जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का काम किया जाता है। सो रिजॉल्व वाटर, बाउंड्री, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है स्टेट्स में, इशूज को पहले रिजॉल्व करना है मेजर काम, एंड साथ साथ किस तरह से कोऑपरेट करके सारे जो इस रीजन में स्टेट्स हैं आगे बढ़ेंगे उसको देखना है। फाइन। अभी न्यूज़ में है ये जोनल काउंसिल, रीजन बिंग की जो नदर्न जोनल काउंसिल है ना, उसकी 32nd मीटिंग हुई फरीदाबाद में, मतलब चल रही है, ठीक है। इशूज क्या है, तो आपको पता है कि नॉर्थ में अगर बात करो, मतलब नॉर्थ ईस्ट कहीं भी जाओ, सबसे बड़ा डिस्प्यूट वाटर के रिगार्डिंग रहेगा, वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग रहेगा। तो जो सतलज यमुना कैनाल डिस्प्यूट है, रावी ब्यास डिस्प्यूट है, हिमाचल पेंडिंग जो इशूज हैं, हिमाचल बोर्ड जो टू बी प्रिसाइज, जो हिमाचल का इलेक्ट्रिसिटी नहीं वाटर बोर्ड है, लेट मी सी, हाँ, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसे कि हिमाचल जो है वो कंट्रोल करती है, वो मतलब इसका देख रेख करती है। तो उसमें भी इश्यूज हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर शेयरिंग बिल्स हैं वो अभी तक पे नहीं किया है अदर स्टेट्स ने टू हिमाचल, ये भी इशू है। एंड देन वी हैव चंडीगढ़ को लेकर इशू है,
शेयरिंग किस तरीके से है, ये सारी चीज़ें बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। मेजर इशूज आपको दिखेंगे SYL कैनाल जो वाटर को लेकर है बिटवीन पंजाब हरियाणा अगेन। देन रावी ब्यास भी पंजाब हरियाणा। हिमाचल में तो सारे स्टेट्स लगभग आ जाएंगे जो पानी ले रहे हैं या बिजली ले रहे हैं फ्रॉम हिमाचल। एंड चंडीगढ़ क्लेम्स जो है हरियाणा एंड जो है पंजाब के बीच में। होम मिनिस्टर सेड स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन नवंबर 10 दिल्ली ब्लास्ट। सो इस मीटिंग में जो दिल्ली ब्लास्ट है उसको लेकर भी जो है बात कही गई कि स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। फिर वी हैव दिस आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने इस तरह से बनाया कि आप मेंस का अपना आंसर मेंस का जो नोट्स है उसको अपडेट कर सकते हैं। सो कंटेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन हो या PSIR ऑप्शनल हो। सो लास्ट इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हेल्ड इन 2015, जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है ना, लास्ट 2015 में ही हुआ था। सिंस देन क्या हुआ है, 17 न्यू इंडियन मिशंस इन अफ्रीका। भारत के जो मिशंस है ना वो 17 न्यू मिशंस, मतलब कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है ना बॉडी बनाई जाती है डिफरेंट जो सिटीज़ होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटीज़ में, इसी उसको ही हम 17 न्यू इंडियन मिशंस में काउंट कर रहे हैं। एंड ट्रेड जो है ना 100 बिलियन, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। एंड एक और डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट हुआ था कि इंडिया में समिट हुआ था G20 का, तो अफ्रीका को एज मतलब कि वन ऑफ द मेंबर स्टेट इंक्लूड किया था। मतलब वैसे तो एक कलेक्शन ऑफ स्टेट है अफ्रीका, बट एज अ पूरे अफ्रीकन यूनियन को एज अ मेंबर इंक्लूड किया था। वाई अफ्रीका मैटर करता है, क्योंकि बाय 2050 1 in 4 people will be African, first thing, and Africa third largest economy है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। सो हम अपने आप को भी देख रहे हैं और अफ्रीका को भी देख रहे हैं, मतलब कि दिस यहाँ पे गलती हो गया, अफ्रीका नहीं होगा, इंडिया हम जो है ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं फाइन बाय 2050। तो ये एक दूसरे को की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को यहाँ पे शो किया जा रहा है। इंडिया इज़ अ टॉप 5 इन्वेस्टर विथ 75 बिलियन क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है अफ्रीका में करेंटली टॉप 5 इन्वेस्टर में आता है एंड टोटल जो अगर कहो इन्वेस्टमेंट वो 75 बिलियन क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अभी तक इंडिया कर चुका है। करेंट इंगेजमेंट के हिसाब से देखो तो शिफ्ट फ्रॉम लोन्स टू डिजिटल टूल्स की तरफ हम आगे बढ़े हैं। पहले क्या होता था, बस हम लोन्स देते थे अफ्रीका को, सस्ते लोन्स दिया करते थे। अब जो है ना डिजिटलाइजेशन जो है अफ्रीका का हो पाए, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम आपको पता है, एंड कनेक्टिविटी, ये 3-4 चीज़ों पे हम अलग से फोकस करें अपार्ट फ्रॉम लोन्स। IIT मद्रास ज़ांज़ीबार कैंपस, तो IIT जो मद्रास है हमारा, उसका जो एक एक्सटेंडेड कैंपस बनाया गया है ज़ांज़ीबार तंजानिया में। ठीक है, फिर पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, ITEC, ICCR एंड EVBVAB। सो ये हो गया आरोग्य विद्या भारती एंड आरोग्य भारती। सो अब इसका मैं बेसिक समझाता हूँ। एक तो IIT मद्रास का कैंपस वहाँ लग गया, दूसरा पेन अफ्रीकन ई नेटवर्क, ITEC, ICCR एंड जो VBAB है, इन चारों को कलेक्टिवली देखो तो इसका काम है टेली मेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, या जो अफ्रीकन्स आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए, ठीक है, स्कॉलरशिप्स के थ्रू, ICCR के स्कॉलरशिप्स के थ्रू, तो उसके लिए ये हम कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड टोटल 40,000 जो है अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, फाइन। तो ये डेवलपमेंट्स अभी है। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे पहला है कि चाइना बहुत आगे है इंडिया से व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड थिंग, इंडियन फर्म्स फेस ब्यूरोक्रेटिक ड्रैग एंड स्मॉल स्केल, मतलब इंडियन फर्म्स अगर इन्वेस्ट भी करना चाहे ना अफ्रीका में, तो अफ्रीका में क्या होता है इशू कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड दूसरा हमारा मतलब स्केलिंग का भी उतना जो क्या बोलते हैं
प्रोस्पेक्ट है वो कम है अफ्रीका में, ठीक है। एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा वहाँ के जो इश्यूज की है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर आर सो मेनी इशूज, उसकी वजह से भी रुक जाता है ये चीज़ें, स्पीडली आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इंटीग्रेशन नहीं होता है। अफ्रीका आपको पता है कि उसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है एंड नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पार्टनर इन ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी मोबिलिटी, डिजिटल इंफ्रा, इन सब में हम जो है जुड़ सकते हैं आगे। सपोर्ट जो है अफ्रीकाज एफ, अफ्रीका का जो फ्री ट्रेड एरिया जो है ना AFCT है, ठीक है। अफ्रीकन मतलब कि कह सकते हो अफ्रीका एज अ होल कॉन्टिनेंट, उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें हम ना सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीका को। देन UPI में हम मतलब कि उनकी जो डिजिटल कह सकते हो कि एबिलिटीज़ हैं पैसे में, जैसे UPI है ना कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें आगे ले जा रहा है इंडिया को, तो उसमें हम डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। इंडिया स्टैक आपको पता ही है, टू कॉम्प्लीमेंट अफ्रीकाज डिजिटल राइज। देन ग्रोइंग इनोवेशन हब्स जो हैं जैसे किगाली, नेरोबी, लागोस, ठीक है। तो इन जो हब्स हैं, जो सिटीज़ हैं, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ हो सकता है, ठीक है, ओके। और ह्यूमन लिंक जो है, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है पता है, जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं इंडिया, हम जो उनको मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, उनको दाखिला देते हैं अपने यहाँ, तो ये भी मायने रखता है। वे फॉरवर्ड की जहाँ तक बात है, सॉल्यूशंस जो दे रहे हैं ये, कनेक्ट फाइनेंस टू आउटकम्स, फर्स्ट थिंग, हम जो पैसे दे रहे हैं उसको आउटकम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। LOCs मस्ट डिलीवर विजिबल जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। देन वी हैव बिल्ट एन इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर। सो एक तो हम बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, कॉरिडोर्स बनाते हैं, डिजिटल कॉरिडोर की बात हो रही है, को डेवलप हेल्थ, एजुकेशन, पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स। एक चीज़ में मुझे बताना था, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के लिए भी जो अफ्रीकन लोग हैं बहुत ज़्यादा इंडिया को अच्छे नज़र से देखते हैं अपने इलाज के लिए, तो चाहे टेली मेडिसिन हो या इंडिया में आके इलाज करवाने को हो, तो उसके लिए इंडिया वो आते हैं, ठीक है। रिवाइव जो इंडिया, इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो लास्ट 2015 में हुआ था, इसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मस्ट रिटर्न, फाइन। सो ये सॉल्यूशंस इन्होंने 3 वे फॉरवर्ड दिए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रहा है, चैलेंजेस आपको पता है, करेंट इंगेजमेंट भी आपको दिख रहा है कितनी चीज़ें हैं, एंड इंडिया जो है पीस कीपिंग में भी मदद करता है अगर करेंट इंगेजमेंट की ओर देखें। एंड वाई अफ्रीका मैटर्स आपको पता चल ही गया कि जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है 2050 तक, एंड 1/4 जो दुनिया होगी आबादी, उसमें अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, इसमें ज़्यादा हम समय लेंगे नहीं। बेसिक है कि इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है ना 2024 के अक्टूबर में, मतलब 2025 के अक्टूबर की अगर कंपैरिजन की जाए 2024 के, तो उसमें सर्ज आया है 141% का, मतलब कि $21.8 बिलियन। सो एक्सपोर्ट जो है वो $72.9 बिलियन जो है, स्लाइटली डाउन फ्रॉम $73.5 बिलियन। देखो इंपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट इसकी वजह से डेफिसिट होता है ना, दो अकाउंट्स होते हैं जिसमें हम तय करते हैं ना कि कितना हम इंपोर्ट कर, मतलब हमारा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली कितना हो रहा है, तो इंपोर्ट जब बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट से, तो हम क्या कहते हैं उसको, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो यही हुआ है कंपेयर किया जाए, और उसमें सर्ज आया। उसके दो रीजन्स हैं, गोल्ड इंपोर्ट्स जो है अक्टूबर में बहुत हुआ था, गोल्ड एंड सिल्वर। अब एक चीज़ मुझे बताना है कि गोल्ड को बस ना मतलब कि हम जो बनाते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह गोल्ड से, ज्वेलरीज वगैरह, उसके पर्सपेक्टिव से ही मत सोचा करना, ये भी सोचना कि वो यूज़ होता है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये दोनों। So festive season demand caused a phenomenal spike in gold imports despite the high global prices. This was the major driver or widened deficit. दूसरा सिल्वर भी है, also witnessed high growth adding significant to the deficit. Fine, चलते हैं आगे। दो रीजन्स पता चल गया। रेसस मकाक जो है ना आज का स्पेसी जो है जिसे डिस्कस करना है वो न्यूज़ में है, ये रहा रेसस मंकी, देख सकते हो आप यहाँ हेडिंग में, मुझे डालना चाहिए था पर ओरिजिनल जो आएगा ना उसमें आपको ये दिख जाएगा।
सो साइंटिफिक नेम मकाका मुलाटा है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? साउथ एशिया में आपको दिख जाएगा, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार एंड चाइना। हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट्स, स्क्रबलैंड्स, अर्बन एरियाज, हाईली एडेप्टेबल एंड ऑफन फाउंड नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स। अर्बन एरिया जब आ ही गया तो इसका सिंपल मतलब है कि इंसानों के आसपास रहते हैं। आयुसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड WPA पे भी हम देखेंगे 1972 में क्या है, और यही चेंजेस आ रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन, इसी वजह से इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मकाक्स कल्चरली सिग्निफिकेंट, मतलब क्या हम इसकी रिसस मकाक की बात कर रहे हैं। कल्चरली सिग्निफिकेंट ऑफन फाउंड इन टेम्पल्स, रोड साइड्स एंड फार्मलैंड्स। फाइन। सो हम देखते हैं क्यू न्यूज में है तो NBWL आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर, बताओ कौन सा एक्ट? 1970 WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है तो बता देना। इन एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं क्या? बताना इसका आंसर आप। ये सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे है। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या पूछा था मैं भूल गया हूँ। ओके, सो NBWL है ना, वो रिकमेंडरी बॉडी है और सबसे बड़ी बॉडी कह सकते हो व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। सो एंड रिकमेंडेड रिस्टोरिंग रेसस मकाउ टू Schedule 2 ऑफ WPA एक्ट। आपको पता है WPA एक्ट में अभी टोटल 6 स्केड्यूल्स हैं। पहले सॉरी अभी 4 हैं, पहले 6 हुआ करते थे, अमेंड करके 4 लाया गया। पहले वाले में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, अगर किसी एनिमल को इसके अंदर, किसी स्पेसीज को इसके अंदर डाला जाता है, बर्ड्स वगैरह को, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। फिर Schedule 2 में उससे थोड़ा कम। 3 में क्या होता है? आई थिंक प्लांट्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। एंड 4th में साइट्स जो है उसके अंदर जो स्पेसीज आता है उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे कम प्रोटेक्शन 4th में, सबसे ज़्यादा 1st में, देन 2nd में। तो जो NBWL है ना, उसने रिकमेंड किया है कि रेसस मकाक को 2nd स्केड्यूल में डाला जाए फिर से। पहले भी ये था, अब फिर से डालने की बात कही जा रही है। बीच में इसको रिमूव कर दिया गया था 2022 में, Schedule 2 में। मतलब प्रोटेक्शन इसको देना होता है, देना है, ये NBWL का क्या है, सजेशन है। ऑल्दो लिस्ट कंसर्न है IUCN पे, ये भी देखना स्टेटस। अब क्या हुआ कि क्यों प्रोटेक्ट करना है? तो एक आर्ग्यूमेंट आता है कि इसकी प्रोटेक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं, मतलब Schedule 1 में डालने की या 2 में डालने की ज़रूरत नहीं। इसका रीज़न है कि हर जगह दिखता है। बट जो लॉजिक है इसके पीछे का, हाई विजिबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी संख्या बहुत है। हेल्दी पॉपुलेशन के बराबर नहीं हम मान सकते हैं। रीज़न की पॉपुलेशंस में एक्चुअली भी श्रिंकिंग इन मेनी रीजन्स। आपको वो सड़क पे दिख जाता है तो आपको लगता है बहुत पॉपुलेशन है, बट जैसे पहले इनकी संख्या थी उससे बहुत कम हो गए हैं, मतलब कंपैरेटिवली, इसीलिए प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम गलत समझ लेते हैं कि इनकी आबादी तो बहुत है। रिमूवल फ्रॉम Schedule 2 मेड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफिकल्ट, इससे ये डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, फाइन। और क्रूएलिटी इनके अगेंस्ट बढ़ गई, किलिंग्स बढ़ गई, प्रोटेक्शन है नहीं तो। ठीक है, तो हम समझ गए रेसस मकाक के बारे में, इनका हैबिटेट समझ गए, इनकी जो स्टेटस है IUCN एंड WPA पे। अभी ये WPA में 2 में नहीं है, 1 में तो नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो इसका मतलब 4th में होंगे। ठीक है, एंड अभी अपडेट करने को NBWL बोल रहा है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1972 के एक्ट के अंदर, एंड इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं आपको बताना है। फाइन, चलते हैं लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। Sentinel-6B ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है टू मेजर सी लेवल राइज। ठीक है, पर्पस ये है कि ट्रैक सी लेवल्स, ओशियन टेम्परेचर, इंप्रूव स्टॉर्म एंड फ्लड एंड फोरकास्टिंग। समझ गए, इसका यही पर्पस है Sentinel-6B। इससे पहले भी ये लॉन्च हो जा चुका है, तो इट विल बी द ट्विन सैटेलाइट, और 2020 में लॉन्च किया था नासा NOAA एंड ESA। नासा पता है, ESA भी पता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। NOAA क्या हुआ, जो USA का ना ओशियन से रिलेटेड जो बॉडी होती है। ठीक है, तो वो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें नासा और ESA पे फोकस करना है। सो वर्क्स विथ इट्स ट्विन सेंटिनेल जो 6B है, उसके साथ ये वर्क करेगा। काम है इसका ओशियन मॉनिटरिंग करना। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, सी लेवल राइज, मतलब कि एक तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी असेस करेगा ये, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ओके, सो दैट्स इट।
चलते हम। हाँ, आपके TDF के लिए आज मैंने अफ्रीकन इंडिया अफ्रीका रिलेशन जो आर्टिकल कवर किया था उसी से मैंने ये डाला है। आप इसको जो है क्वेश्चन को बिटवीन 7 to 9 PM सबमिट कर देना। मैं गवर्नेंस से स्टार्ट कर दूंगा, टॉपर्स कॉपी से करूंगा, सारी चीज़ें जैसे थी वैसे ही होंगी। आप निश्चिंत रहो, TDF खत्म नहीं होगा, TDF कभी बंद नहीं होगा। मैं आप पे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, आप समझ सकते हो कि कुछ अच्छा करने में थोड़ा समय लगता है, तो वो डेवलप करने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। ओके, बट मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल। बाय, टेक केयर एंड खूब ज़्यादा पढ़ाई कीजिए।